अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम बेसिकली पास पेपर का सितंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। सितंबर 18 का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको छोटा सा आइडिया दूं, ये सितंबर 18 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बेसिकली एग्जामिनर ने IAS 36 एग्जामिन किया, IAS 37 की नॉलेज को टेस्ट किया, IFRS 5 की नॉलेज को टेस्ट किया, और एग्जामिनर ने बेसिकली IAS 36, 37, IFRS 5 के अलावा हल्का सा IFRS 16 लीजेस का भी टच दिया, बहुत मामूली सा ना होने के बराबर, और IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट को भी बीच में एग्जामिनर लेकर आया, एंड टॉप ऑफ दैट एग्जामिनर इथिक्स को भी लेकर आया। अब देखिए बेटा, अगर SBR की बात करते हैं तो हमें पता है यार, फ्रेमवर्क अक्सर आ रहा होता है, इथिक्स अक्सर आ रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है कि यार इथिक्स को लेके किस तरह की डिस्कशन करनी है, क्या करना है। और एक चीज मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है, SBR के लेवल पे जब भी इथिक्स का कोई सवाल आ जाता है तो डेफिनेटली सिनेरियो में किसी न किसी IAS की, किसी न किसी IFRS की वायलेशन जरूर हो रही होगी। क्योंकि यार आप अगर किसी IAS के अगेंस्ट नहीं जा रहे, किसी IFRS के अगेंस्ट नहीं जा रहे, तो इथिक्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं आता। इथिकल इशू तो उसी वक्त अराइज होंगे जब आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, अपना कोई जाती बेनिफिट लेने के चक्कर में IAS या IFRS के अगेंस्ट जाते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं, ये हमारी बुक 2 के पेज 692 पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जी। व्हाट द रिक्वायरमेंट सेज, discuss the accounting treatment which Farham should adopt to address each of the issues above for the consolidated financial statements। आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है जो फरहैम को अडॉप्ट करना है ग्रुप अकाउंट्स में। और फिर वो कह रहे डिस्कस इथिकल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द सिनेरियो इंक्लूडिंग एनी एक्शन विच फर्म एंड अकाउंटेंट शुड अंडरटेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 मार्क्स में। मतलब जैसे ही एग्जामिनर ने ये वाली बात बोली ना कि यार आप इस सिनेरियो में से इथिकल इश्यूज बता दें, इसका मतलब है डेफिनेटली उस सिनेरियो के अंदर IAS एंड IFRS के अगेंस्ट ही जा रहे होंगे ये लोग इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑन बेनिफिट। तो देखते हैं, डेफिनेटली 692 पेज पे आपको मिलेगा बुक 2 के हमारे। और एक चीज मैं बता दूं, ये हमारा लेक्चर 131 है। देखिए हमारा जो इंटायर SBR का सिलेबस है उसमें हमने बेसिकली एक लेक्चर ऑन एवरेज 45 मिनट्स का रखा है। ठीक है, अब 45 मिनट्स बड़ा आइडियल टाइम है। अराउंड 100 आवर्स में 100 लेक्चर में 75 आवर्स के अंदर सिलेबस खत्म हो जाता है। लेकिन वो 101 से लेके 131 तक, 131 तक सारे क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन चल रहा है आपका। इसमें कुछ और लेक्चर्स भी ऑब्वियसली ऐड होंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त आपका एक क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन होगा। अगर क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन अब तक आप समझे 31 क्वेश्चन का आपके पास क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन है, इफ इट गोज टिल 40, खुद सोचे ना, 100 लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी पास पेपर्स मौजूद है, ऑलरेडी बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक लेक्चर 45 मिनट्स बहुत आइडियल टाइम है। 2 घंटे 1.5 घंटे एक ही लेक्चर बेकार, कोई फायदा नहीं। फिर अगर 40 आपको टॉप ऑफ दैट 40 आपको क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप रिकॉल करें तो हमने बेसिकली SBR में आपको स्मार्ट रिवीजन का एक्सेस भी दिया है। स्मार्ट रिवीजन में बेसिकली हमने क्या किया है, SBR में 8.5 से लेके 10 आवर्स के अंदर अंदर बेसिकली इंटायर SBR के जितने IAS हैं, जितने IFRS हैं, उनका रिवीजन करा दिया है। तो यार अब व्हाट इज लेफ्ट देन, खुद सोचें, आप थोड़ा इंसाफ करें। बैकग्राउंड, Farham manufactures white goods such as washing machines, tumble dryers and dishwashers. The industry is highly competitive with a large number of products on the market. Brand loyalty is consequently an important feature in the industry. Okay, Farham operates a profit-related bonus scheme for its managers based upon the consolidated financial statement, but recent results have been poor and bonus target have rarely been achieved. So bonus नहीं मिल रहा है इनको, bonus नहीं मिल रहा. As a consequence, the company is looking to restructure, sell 80% owned subsidiary New Wall, which has been making substantial losses. The current year 30 June 2008. Very important one. So bonus नहीं मिल रहा करंट ईयर में, तो यार वो जो लॉस मेकिंग सब्सिडी उसको बेच दो।
आए उसको बेच देते हैं जिससे मिलते ही हमें लॉसेस है। क्यों रखें उसे अपने पास जिससे मिलते हमें लॉसेस है। नहीं है हमारा जिगर इतना बड़ा कि हम उसको अपने पास इतने लंबे अरसे तक रखें जिससे हमें सिर्फ क्या मिलते हैं, लॉसेस। हम बेच देंगे उसे ताकि हमें मिले बोनस। हम नहीं रखेंगे उसे जिससे हमें मिलते हैं लॉसेस। क्या बात है सर, शायर बन गए। बनना पड़ता है बेटा, बनना पड़ता है, क्या करें। फैक्ट्री सब्सिडेंस। Farnham's production facility, which started to show signs of subsidence since January 2008. Very important word. जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जो जमीन है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है, उसमें जो गैप आ जाता है वो सब्सिडेंस है। वो सब्सिडेंस एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। देखिए, इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का मतलब ये नहीं है कि इंपेयरमेंट लॉस आ चुका है। जज साहब, इंडिकेटर का मतलब तो ये कि आप इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करें, दैट्स इट। अगर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपको लगता है कि इंपेयरमेंट है तो बुक कर ले भाई, नहीं है तो बुक ना करें, सिंपल। लेकिन ये एक इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। इट इज प्रोबेबल दैट Farnham will have to undertake a major repair sometimes during 2008 to correct the problem. Farnham does have an insurance policy, but it is unlikely to cover subsidence. Insurance policy है, लेकिन insurance policy इसको cover नहीं करती. The chief operating officer refuses to disclose the issue at 30th June said since no repair costs have yet been undertaken, although she is aware that this is contrary to international accounting standards. The chief operating officer does not think that the subsidence is an indicator of impairment. ओ ये कौन है? ये कौन सी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जिसको इतना भी नहीं पता कि सब्सिडेंस इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है? आप बन गई हैं हमारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिनको लगता है कि सब्सिडेंस इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप अपनी आईएएस की बुक कब निकाल रही है जिसका टाइटल कैप्शन होगा नॉट टू स्टडी? खैर, वापस आते हैं। आई डोंट नो व्हाई शी इज सेइंग दिस। कॉम्पिटेंसी का इशू है या फिर अल्लाह माफ करे दाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है। इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, शी argues that no provision for the repair to the factory should be made because there is no legal or constructive obligation to the repair of the factory. ये तो सही बोल ली, आप पे कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है रिपेयर वगैरह कैरी आउट करने की, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप प्रोविजन ना बनाए। सिर्फ बेटा ये जो पैराग्राफ है ना, इसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको IAS 36 बताना है, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आप उसे बताएंगे यार IAS 36 का ऑब्जेक्टिव है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शुड नॉट एक्सीड द रिकवरेबल अमाउंट। सिंपली कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस। अगली चीज आप उसे बताएंगे अकॉर्डिंग टू IAS 36 ड्यू टू indicator of impairment loss, organization needs to carry out impairment test. Impairment test में होगा क्या? हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। अब इशू क्या है? इशू है यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी। Obviously the production facility itself will not be generating cash inflows. उस प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ अटैच बहुत से अदर एसेट्स भी होंगे, वो सब मिलके कैश इनफ्लो जनरेट कर रहे होंगे। What I really want to say, इसका मतलब ये हुआ एक पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट होगा जो मिलके बेसिकली क्या होगा, कैश जनरेटिंग यूनिट होगा ना। एक अकेला एसेट तो इनफ्लो जनरेट करने से रहा, तो बहुत से एसेट्स होंगे जो इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ मिलके कैश इनफ्लो जनरेट करते होंगे। ओके, इशू क्या? इशू ये हमें बेसिकली इस कैश जनरेटिंग यूनिट का कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं तो रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और ये लॉजिक भी क्लास में डिस्कस हो चुकी है। हायर ऑफ इसलिए होता है ताकि इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा बुक ना करना पड़े। अब इशू छोटा सा आएगा वैल्यू इन यूज पे, क्योंकि वैल्यू न्यूज मींस हम जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर
नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, उसमें ऑफ कोर्स इनफ्लोज भी आएंगे और आउटफ्लोज भी आएंगे। तो उस कैश जनरेटिंग यूनिट के बेसिकली वैल्यू न्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें थोड़ा सा एक इशू आता है। अगली चीज, अगर हम बात करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की, तो फेयर वैल्यू के लिए वी विल टेक हेल्प फ्रॉम ऑफ कोर्स IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। उसमें हम ये देखेंगे जिस तरह की ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिस तरह का ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, लेट्स से सिमिलर कैश जनरेटिंग यूनिट की मार्केट में वैल्यू क्या है, या रिसेंटली सिमिलर कैश जनरेटिंग यूनिट किस वैल्यू पे सेल हुआ है, वहां से हमें क्या मिल जाएगी, फेयर वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, रिकवरेबल अमाउंट के साथ, जो कि बेसिकली हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल और वैल्यू न्यूज है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगा, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस होगा, जो अकॉर्डिंग टू IAS 36 हमें फिर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगली चीज बिल्कुल सही बोली है इन्होंने, सेकंड, अगर IAS 37 की बात करें तो डेफिनेटली जो फ्यूचर में आपने रिपेयर्स कैरी आउट करनी है उसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं। Farham has a revaluation policy of property, plant and equipment, and there is a balance on the revaluation surplus 10 million in the financial statement for the year ended 30th June X8. None of this balance relate to production facility, but COO, Chief Operating Officer, is of the opinion that this surplus can be used for any future losses arising from the subsidiary's production facility. अब इस पे आप दोबारा IAS 36 को लेकर आएंगे और प्लीज सुनिएगा, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फंसवा देंगे सर। अब सुनिएगा, IAS 36 में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लांट ए के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और प्लांट ए की अगर कैरिंग अमाउंट के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है और मुझे प्लांट ए को इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करना है, तो पहले हम उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे और फिर भी इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा हुआ तो जितना ओवर एंड अबव होगा वो एसओसीआई में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, पीएनएल में आएगा। लेकिन अगर हम इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट ए पे और उसमें इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, प्लांट ए के इंपेयरमेंट लॉस को प्लांट बी के रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ये जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ना, सॉरी कैसे मुझे बस क्या बोलूं, आई डोंट टू से एनीथिंग, रोक रहा हूं वर्ड्स से, इनको तो लगता है बोनस चाहिए। IAS की वायलेशन होती है तो होने दो, हमें तो बोनस चाहिए। गलत अकाउंटिंग होती है तो होने दो, हमें तो बोनस चाहिए। दुनिया हमें बुरा बोलती है तो बोलने दो, हमें तो बोनस चाहिए। ये वो चल रही है भाई। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जस्ट नीड्स बोनस, नो मैटर इट इज शी इज गोइंग अगेंस्ट द IAS और नॉट। तो यहां पे बड़ा कैटेगोरिकली बता देंगे कि जी रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ अदर एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंपेयरमेंट लॉस ऑफ दिस प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो बेटा आपने इसमें थोड़ा सा 36 बता दिया, 37, 36 और IFRS इवन 13 भी बता दिया। दैट इज गुड इनफ फॉर 5 मार्क्स, इनफ है। आगे चलते, सेल ऑफ न्यू वॉल। At 30 June 2008, Farham had a plan to sell its 80% सब्सिडी न्यू वॉल। याद है, ये लॉस मेकिंग सब्सिडी, इसको हम बेच देंगे, अब हमें वो नहीं चाहिए जो आज हमारे लिए क्या है, लॉस मेकिंग, हम इसको बेच देंगे। ओके, दिस प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय द BOD, reported in the media. It is expected that Old Castle, an entity which currently owns the other 20% of New Wall, will acquire 80% equity interest. The sale is expected to complete by December 2008. New Wall is expected to have a substantial trading losses in the period up to sale. The accountant of Farham wishes to show New Wall as held for sale in the consolidated financial statement and to create a restructuring provision to include the expected cost of disposal and future trading losses. बेटा यहाँ पे आगे तो पढ़ ही लेंगे, सबसे पहले IFRS 5 को लेकर आएंगे। अब अगर मैं IFRS 5 की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, IFRS 5 का जो क्राइटेरिया है ना नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का, वो मीट हो रहा है। मैनेजमेंट की कमिटमेंट नजर आती है कि हम न्यू वॉल को बेच के रहेंगे, और जो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया कि यार IFRS 5 को अप्लाई करते ही विद इन 12 मंथ्स इसको सेल हो जाना चाहिए, वो भी नजर आ रहा है। यहां तो विद इन 6 मंथ सेल होने की बातें हो रही, तो यहां बेसिकली IFRS 5 अप्लाई होगा।
अगली चीज, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है IAS 37, अब IAS 37 की बात करते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं व्हाट दे वांट टू से। The chief operating officer does not wish New World to disclose as held for sale nor to provide the expected loss. Okay. The chief operating officer is concerned as to how this may affect the sale price and would almost certainly mean bonus target would not be met. The chief operating officer has argued that they have a duty to secure a high sale price to maximize the return of the shareholder for him. Mashallah. गलत अकाउंटिंग करके गलत पिक्चर देके आपको लगता है कि आप शेयर होल्डर्स का रिटर्न इंक्रीज कर लोगे, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की थिंकिंग है। सल्यूट है आपकी थिंकिंग। ऐसी होती है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो IAS की वायलेशन करे, जो IFRS की वायलेशन करे और फिर बोले हमने तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न इंक्रीज करना, ऐसे होगा इंक्रीज। सल्यूट है आपको, क्या थिंकिंग आपकी। She has also implied that accountant may lose his job. उसको तड़ियां भी लगा रहे हो, जॉब जाएगी। If he were to put such a provision in financial statement, the expected costs from the sale are as follows. Future trading losses हैं, various legal cost of sale है, redundancy costs, impairment losses, included within the future trading losses in an early payment penalty, onerous contract. अर्ली पेमेंट पेनल्टी का इशू बेसिकली ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। IAS 37 फॉर अ लीज एसेट विच इज डीम्ड सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट। अब प्लीज सुनिएगा, सबसे पहले तो बेटा हम IFRS 5 वाली बात करेंगे। हम उससे बताएंगे IFRS 5 का नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट नजर आती है, और क्राइटेरिया मीट होने के बाद विद इन 12 मंथ सेल हो जाएगा, ये चीज भी सवाल से नजर आती है। IFRS 5 तो लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है जब हम इस सब्सिडी पे IFRS 5 लगाएंगे देन व्हाट, देन बेसिकली हम पूरी सब्सिडी को डिस्पोजल ग्रुप लेंगे। डिस्पोजल ग्रुप का मतलब होता है विच इज सेलेबल इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली एंटायर न्यू वर्ल्ड की जो सब्सिडी है वो ओल्ड कासल वाले खरीद लेंगे, उनके पास पहले से 20% होल्डिंग है, मजीद कितनी ले लेंगे 80% होल्डिंग, और एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आपकी 80% होल्डिंग सेल हो जाएगी। इसका मतलब ये जो न्यू वॉल जो सब्सिडी है, ये जो पूरा डिस्पोजल ग्रुप है, इसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी। इस पूरी सब्सिडी पूरे डिस्पोजल ग्रुप में बिफोर अप्लाइंग IFRS 5 आपको तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनके अपने अपने IAS और उनके अपने IFRS के अकॉर्डिंगली आपको पूरे डिस्पोजल ग्रुप का अपडेटेड कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग IFRS 5 यू नीड टू कैलकुलेट अपडेटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एंटायर डिस्पोजल ग्रुप। फिर आप करेंगे क्या, अपडेटेड कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से। अगर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कम है तो अंडर IFRS 5 वी नीड टू रिकॉग्नाइज देन इंपेयरमेंट लॉस। अंडर IFRS 5 जब मैं इंपेयरमेंट लॉस बुक करने जाऊंगा, सबसे पहले ऑब्वियसली गुडविल, सेकंड हम इंपेयरमेंट लॉस उन तमाम एसेट्स को एलोकेट करेंगे प्रोरेटा बेसिस पे जो IFRS 5 के स्कोप में आता है। लेकिन यहाँ एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिस पूरी सब्सिडी को उठा के आपने डिस्पोजल ग्रुप में रख दिया, जिसे लेट्स से अंडर IFRS 5 आप इंपेयरमेंट लॉस भी एलोकेट करने जा रहे हैं, आपको एक चीज का ख्याल रखना है, उस सब्सिडी में आपकी 100% होल्डिंग नहीं है, उस सब्सिडी में आपकी 80% होल्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यार बेसिकली मैं सारे का सारा या का लॉस, कभी भी मैं इतना लॉस इन एसेट्स को दे ही नहीं सकता कि मैं उन एसेट का कैरिंग अमाउंट जीरो कर दूं। तो इसका अच्छा तरीका ये कि सब्सिडी के जो नेट एसेट्स, अज्यूमिंग अगर सब्सिडी के नेट एसेट्स 100 मिलियन है और आपका फेयर वैल्यू NCI उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लेट से आप इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, फेयर वैल्यू NCI उस वक्त लेट से 20 मिलियन है, तो जो 100 मिलियन के नेट एसेट है उसमें से 20 मिलियन माइनस कर दें। इसका मतलब मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस हम 80 तक एलोकेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों यार, हमारी उस कंपनी में होल्डिंग ही कितनी है, 80%। लेट से अगर इस कंपनी के 200 मिलियन के नेट एसेट है, आप उसमें से NCI माइनस कर दें, अज्यूम कर लेते हैं समझाने के लिए कि NCI की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग लेट से 200 मिलियन टोटल नेट एसेट, अज्यूम कर लेते हैं कि यार NCI की जो वैल्यू है, जिस एन अजम्पशन NCI की वैल्यू लेट से 25 मिलियन, तो आप NCI की वैल्यू माइनस कर दें, जो बाकी 175 बचेगा, आप फिर मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उतना इंपेयरमेंट लॉस दे सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये
कि यार हम मैक्सिमम इम्पेयरमेंट लॉस कितना दे सकते हैं, जितनी हमारी होल्डिंग, उससे ज्यादा नहीं। उसका तरीका ये है कि आप एक काम करें, नेट फेयर वैल्यू नेट एसेट में से लेस कर दें एनसीए की वैल्यू। अब जो बचेगा बस वो एक अमाउंट आ जाएगा, उतना ही मैक्सिमम लॉस दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। कम तो एलोकेट हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। फिर अगली चीज, IFRS 5 से थोड़ा आगे चले, लेट्स टॉक अबाउट IAS 37। सर IAS 37 की बात करें तो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा। क्यों? आप देख सकते हैं कि जो प्लान है वो बीओडी ने अप्रूव कर दिया है, और सर मीडिया के अंदर वो चीज रिपोर्ट भी हो चुकी है। अब प्लान अप्रूव हो चुका है, मीडिया के अंदर वो चीज रिपोर्ट हो चुकी है, तो भाई लोगों, इससे होगा क्या, जैसे ही मीडिया में वो चीज रिपोर्ट होगी और प्लान अप्रूव हो चुका है, तो आपकी इन हरकतों की वजह से एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी है, और आपकी कंपनी के ऊपर क्या आ चुकी है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू IAS 37 हम रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में से वही कॉस्ट लेते हैं विच इज अ रिजल्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में जो ऑन गोइंग कॉस्ट होती है वो कभी नहीं लेते। स्टाफ को एलोकेट करने की कॉस्ट नहीं आती, मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं आती। सर रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में फ्यूचर के ट्रेडिंग लॉसेस नहीं आते। रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में से वही कॉस्ट आएगी प्रोविजन के अंदर विच इज अ रिजल्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वेरियस लीगल कॉस्ट ऑफ सेल समझ में आता है कि इसको बेसिकली किस में आना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग। रिडेंडेंसी कॉस्ट जो आप बेयर कर रहे हैं उसको आना चाहिए, इंपेयरमेंट लॉसेस नहीं आते। फिर ये जो अर्ली टर्मिनेशन पेनल्टी है ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट वाली, आप इसको भी लेकर आ जाए। तो मैक्सिमम जो हमें प्रोविजन नजर आ रहा है वो 2 + 5 + 6 13। और अगर आप 6 का जो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रोविजन में नहीं लाते तो प्रोविजन तो सिर्फ 7 का है। तो बेसिकली यहाँ पे IFRS 5 की बात होगी और थोड़ी सी IAS 37 की बात होगी। प्रोविजन यहाँ पे बेसिकली बनेगा और IFRS 5 का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। अब इथिक्स पे आते हैं। अब ये जो इथिक्स वाला सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिए। असल में इस सवाल को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बड़ा क्लेवर गेम खेल लिए। मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को पता है कि यार जब तक मैनिपुलेशन नहीं होगी, कुछ विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी, तो बोनस नहीं मिलने वाला। अब वो कर क्या रही है? सब्सिडेंस जो कि इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है वो कह रही है इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। जहां रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाना है पार्ट बी के अंदर वो कह रही है प्रोविजन बनेगा ही नहीं। फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो अकाउंटेंट है उसको थ्रेट भी दे रही है कि अगर आपने प्रोविजन बनाया तो आपकी जॉब जाएगी। तो यहाँ पे एथिक्स का इशू आता है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इवन अकाउंटेंट, आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होना, यू शुड बी कॉम्पिटेंट। अब यहाँ पे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मतलब आइदर द कॉम्पिटेंसी इशू है या वो डेलिबरेटली क्या कर रही है, गलत अकाउंटिंग कर रही है। फिर अगली चीज, इवन अकाउंटेंट की भी मैं बात करूं तो उनको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि यार रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में से वही कॉस्ट आती है विच इज द रिजल्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ये फ्यूचर के ट्रेडिंग लॉस से इंपेयरमेंट लॉस को उठा के आप रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में कैसे ला सकते हैं? इतनी अकाउंटिंग तो आनी चाहिए। तो यहाँ कॉम्पिटेंसी का हमें इशू नजर आ रहा है। फिर अगली चीज, अकाउंटेंट को बेसिकली अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप जो अकाउंटिंग बोल रहे हो गलत है। वो ना माने तो अकाउंटेंट को चाहिए बीओडी से बात करें। फिर भी मसला हल नहीं होता तो अकाउंटेंट को चाहिए वो ACCA की जो कोड ऑफ एथिक्स की कमेटी है उनसे बेसिकली बात करें, लीगल एडवाइस ले। मेरे नजदीक तो फिर रिजाइन देने के लिए भी तैयारी रहे। जब इतना कुछ करेगा तो फिर कंपनी उसको रहने नहीं देगी कि आप जाएं, आपको शायद जॉब की जरूरत नहीं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इथिकल इश्यूज में हम किस तरह की बातें लिख रहे होंगे। तो उसका मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है यहाँ पे कि बेसिकली जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है शी सपोज टू बी मोर एथिकल देन अकाउंटेंट। एंड फिर हम बताएंगे कि these two obviously should not be only professional, they should be competent as well. आपके competent होना बहुत जरूरी है। प्लस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को इस तरह से थ्रेट नहीं लगानी चाहिए अकाउंटेंट को कि जॉब चली जाएगी आपकी। अकाउंटेंट को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कन्विंस करना चाहिए कि हम गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देंगे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो इट मींस वी आर नॉट डूइंग गुड। अब बेटा मैंने अपनी आसान वर्डिंग्स में आपको सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, एक आध दफा इसका आंसर आप बुक 2 से पढ़ लेंगे, 2 3 4 पेजेस ही आगे जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली दैट्स इट। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए।
इसमें जो बड़े मेन कॉन्सेप्ट थे उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये था कि यार एक एसेट में अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसके इम्पेयरमेंट लॉस को किसी दूसरे एसेट के रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें इसमें उसने IAS 36, 37, IFRS 5, IFRS 13, IAS 37 तो बहुत ज्यादा ही, ये सारी चीजें टेस्ट कर। सो सिंपली थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।